नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 17 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अगर मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे डेली आपको सीटेट की जो लाइव क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले भारत के पड़ोसी देश का क्या नाम है। जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश है उसका क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने है भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो सबसे जो कम क्षेत्रफल है तो वो है ऑप्शन ए भूटान का। ठीक है, भारत का जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश है वो है भूटान। और आपको पता होगा एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपकी है कि बचपन, ठीक है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, तो बचपन में एमबीए किया, इस शॉर्ट ट्रिक से हम उसको जो है याद कर सकते हैं। तो बा से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा आपका भूटान और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब ये जो है 7 पड़ोसी देशों का सीरियल भी है और ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर भी दिया हुआ है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें बांग्लादेश, सर्वाधिक सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद में लगती है चीन के साथ, फिर लगती है पाकिस्तान के साथ, फिर लगती है नेपाल के साथ, उसके बाद में फिर आपका म्यांमार है, फिर उसके बाद में भूटान है और फिर अफगानिस्तान है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो भूटान है तो ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये स्थित है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वो नंदा देवी ही है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है याद रखेंगे ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो एशिया में निवास करती है। 10%, 60%, 70% या फिर 90%। विश्व की जो कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। ठीक है, विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। और इसका जो रीजन है वो ये है कि जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन, ये भी एशिया में है। दूसरा जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है भारत, ये भी एशिया में है। और चौथा जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, तो ये भी आपका एशिया महाद्वीप में ही है ना। तो जो नंबर 1 पे देश है चाइना वो भी एशिया में है, नंबर 2 वाला जो भारत है वो भी एशिया में ही है और नंबर 4 पे जो है इंडोनेशिया वो भी यूपी में ही वो भी एशिया में ही है। ठीक है, अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन में जो है वो पूरी दुनिया का जो है, अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन में जो है वो पूरी दुनिया के 19.4% लोग जो है वो निवास करते हैं। जबकि अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो है पूरे विश्व के 17.5% जो लोग हैं वो निवास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन जो है वो कहां होता है। विश्व में जो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन है वो कहां होता है। ऑप्शन आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, चीन या फिर जापान। विश्व में जो सर्वाधिक सोयाबीन है उसका उत्पादन कहां होता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सर्वाधिक जो सोयाबीन का उत्पादन है वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन जो है ये किस प्रदूषण के सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। लाइकेन जो है ये किस प्रदूषण के सूचक होते हैं। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। पेड़ों की छाल पर लाइकेन पाए जाते हैं, तो जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर आपको जो लाइकेन है वो पेड़ों की छालों पर नहीं दिखेंगे। तो इसलिए जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। जिस स्थान पर वायु प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन जो है वो नहीं पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वर्षावन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो वर्षावन है यानी कि जो रेन फॉरेस्ट है ये किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। सर्वाधिक वर्षावन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। सर्वाधिक जो वर्षावन है याद रखेंगे वो कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। और आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो है मासिन। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिन। और अगर पूछें कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका।
विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा है वो किस महाद्वीप में होती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में होती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है यहीं पर सर्वाधिक वर्षा वन भी स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है वो किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। ठीक है, प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है वो यूरोप को कहा जाता है। और जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से जो है वो घिरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। और स्थल का कोई एक ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और जिसके एक तरफ है जो वो जमीन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के ज्यादातर जो देश हैं वो जो है तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की लंबाई क्या है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 15,500 किलोमीटर, 15,700 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या फिर 10,700 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15,500 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा है तो उसकी लंबाई जो है वो 15,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत की सीमा कितने देशों के साथ में लगती है? तो भारत की सीमा कितने देशों के साथ में लगती है? 7, 10, 12 या 18। तो भारत की सीमा कितने देशों के साथ में लगती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा जो है वो लगती है बांग्लादेश के साथ में, जबकि भारत की जो सबसे कम सीमा है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में। अगला प्रश्न है विश्व में कौन सा देश सेंधा नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो कि सेंधा नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, स्पेन, पाकिस्तान, रूस या फिर चीन। तो ऐसा कौन सा देश है जो कि सेंधा नमक के उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ये सेंधा नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री तटों को स्थिर रखने में कौन से वन सहायक हैं? तो समुद्री जो तट हैं उनको स्थिर रखने में कौन से वन जो हैं वो सहायता करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन। तो कौन से ऐसे वन हैं जो कि समुद्र तटों को स्थिर रखने में सहायक हैं? तो इसको आप ऐसे याद करें कि समुद्र जो तट है उसके किनारे कौन से वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो हैं ये जो है आपके समुद्र के जो नजदीक का क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं, तो यही समुद्र तटों को स्थिर रखने का कार्य भी करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का क्या नाम है? विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है वो कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बीजिंग, लापाज, मैड्रिड या फिर मॉस्को। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है वो कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लापाज। लापाज जो है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और ये कहाँ की राजधानी है? तो आप याद रखेंगे बोलीविया। ठीक है, बोलीविया जो है आपका पड़ता है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो बोलीविया की राजधानी है लापाज, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप या फिर अंडमान निकोबार प्रायद्वीप। तो सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और अगर पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि आपका जो अरब प्रायद्वीप है तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? विश्व में जो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन या फिर जापान। तो विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन या जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। याद रखेंगे जो इंडोनेशिया है तो ये विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली वो किस राज्य में स्थित है? अब देखो वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पर नदी द्वीप की बात की जा रही है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप याद रखेंगे माजुली है। किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, मिजोरम, असम, मेघालय या फिर सिक्किम। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली ये स्थित है ऑप्शन बी, असम में। याद रखेंगे सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली कहाँ स्थित है? ये स्थित है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन नदी। अमेजन जो नदी है ये किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है बताएं। ऑप्शन आपके सामने है,
अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये किस महाद्वीप में बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अमेजन नदी याद रखेंगे, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहां बहती है। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने प्रतिशत भाग, अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने प्रतिशत जो भाग है वो स्थायी बर्फ से ढका हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है 96%, 97%, 98% या फिर 99%। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना प्रतिशत जो भाग है वो स्थायी बर्फ से ढका हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 98%। ठीक है, याद रखेंगे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है तो उसका जो 1.6% भाग है, इसका जो 98% भाग है, इसका जो 98% भाग है ये आपका 1.6 किलोमीटर मोटी स्थायी बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो विश्व का जो सबसे व्यस्त महासागर है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। जो विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर या फिर 1900 किलोमीटर। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है यानी कि जो एटमॉस्फेयर है ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 किलोमीटर। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस अवशोषित करती है जिस कारण पृथ्वी गर्म रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस अवशोषित करती है जिस कारण पृथ्वी जो है वो गर्म रहती है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यही पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और जिसके कारण पृथ्वी जो है वो गर्म रह पाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहां होता है? वायुमंडल में जो सर्वाधिक घनत्व है वो कहां पाया जाता है? समुद्री तल, पर्वत, पत्थरों या फिर रेगिस्तान में? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक घनत्व है ये कहां पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समुद्री तल। सर्वाधिक जो घनत्व है वो आपका पाया जाता है समुद्री तल पर और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो ये घनत्व है ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी कारण पहाड़ों पर जो है वो सांस लेने में जो है वो दिक्कत महसूस होती है क्योंकि वहां पर जो वायुमंडल है वो जो है काफी कम होता है, वहां पे घनत्व अधिक नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्री तल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज और याद रखेंगे कि जैसे जैसे पर्वतों पर जाएंगे वैसे वैसे आपका जो घनत्व है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सतह है तो उसके टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अपरदन, निक्षेपण, गर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की जो सतह है तो उसके टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपरदन। ठीक है, पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं और इसमें जो है नदियों द्वारा मृदा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाई जाती है। इस प्रोसेस को अपरदन कहा जाता है, मृदापर्दन। और जब नदियों द्वारा कहीं पर मृदा को एकत्रित किया जाता है तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। याद रखेंगे, ठीक है। जब नदियों के द्वारा किसी स्थान पर मृदा को एकत्रित किया जाता है तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित जो आपका मोनाकी पर्वत है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत की ऊंचाई जो है वो कितनी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 10,205 मीटर, 10,280 मीटर, 10,282 मीटर या फिर 10,290 मीटर। तो प्रशांत महासागर में स्थित जो मोनाकी पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10,205 मीटर। अब देखो, हमें पता है कि विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हिमालय और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। लेकिन ये जो आपका मोनाकी पर्वत है ये डूबा हुआ है प्रशांत महासागर में और ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई याद रखेंगे कितनी है? 10,205 मीटर। अगला प्रश्न है कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का रूर कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का रूर जो है ये किस पठार को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं,
छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या फिर मैकाल का पठार। तो भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। भारत में जो सर्वाधिक आपके जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, वो छोटा नागपुर के पठार से ही मिलते हैं। इस वजह से जो भारत का रूर है वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अटाकामा, अटाकामा जो रेगिस्तान है ये किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर यूरोप। तो अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारत में जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। और अगर पूछें कि भारत में दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है ये दक्षिण भारत में स्थित है, तो इसीलिए इसको दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं? 9, 10, 18 या 19। भारत में कितने जो है तटीय राज्य हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 9। भारत में जो है 9 तटीय राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्वतीय भाग का प्रतिशत है। भारत में जो पर्वतीय भाग है उसका परसेंटेज जो है वो क्या है? 10.6%, 10.7%, 10.8% या फिर 10.9%। तो भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है तो उसका प्रतिशत जो है कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.7%। भारत में जो है पर्वतीय भाग का प्रतिशत है 10.7%। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में मिलती हैं? तो कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा जो है ये आपस में किस राज्य में मिलती हैं? तो कर्क रेखा का मतलब हो जाएगा आपका 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और आपका जो भारतीय मानक समय है ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं और जो देशांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस पॉइंट पे क्रॉस करती हैं इंडिया में? तो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर सिक्किम। तो कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में आपस में मिलती हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जरूर याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो इन दोनों को कौन सी नहर जो है वो आपस में जोड़ती है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो कौन सी नहर जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेज नहर। ठीक है, नहीं सॉरी, स्वेज नहर नहीं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पनामा नहर। पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, जबकि आपकी जो स्वेज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही है वो हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, पनामा नहर प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, कील नहर जो है ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर है जो कि जर्मनी में स्थित है, और इंदिरा गांधी जो नहर है ये राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आज स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।